नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, संविधान सभा की समितियां। कौन कौन सी समिति हैं और कौन सी महत्वपूर्ण समिति है, और संविधान की सभा की जो भी समितियां रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिले। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारी पहली हेडिंग है संविधान सभा की समितियां। तो दोस्तों, पॉइंट में कहा गया है कि संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 22 समितियां कुल बनी हुई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे कि संविधान सभा की जो समितियां थीं, उनमें कितनी समितियां बनाई गई थी। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। 22 समितियां बनी थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं और 14 छोटी। तो हम लोग पहले बड़ी समितियों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटी समितियां को। तो हमारी पहली जो बड़ी समितियां हैं वो है प्रारूप समिति, यानी कि इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। दोस्तों, प्रारूप शब्द से या मसौदा शब्द से आपको क्या समझ में आता है? तो इसका मतलब होता है कि एक रिपोर्ट होती है। क्या? रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है मतलब? तो जो ये समितियां जो बनाई गई हैं, इनके बारे में इनका कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रारूप पर विचार करना, यानी कि रिपोर्ट पर विचार करना ही इनका काम होता है। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति की अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन होते हैं? B.R. अम्बेडकर साहब होते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर साहब। और इनमें इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 6 + 1, यानी कि कुल सदस्य जो थे वो 7 थे। तो 6 अन्य जो सदस्य थे उनके नाम हम भी जान लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कौन? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी होते हैं पहले। और दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं। तीसरे कौन हैं? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो असम के पहले पीएम भी बनते थे। ठीक है दोस्तों, पहले पीएम बने थे कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और चौथे नंबर पर हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। और पाँचवें नंबर पर हैं एन माधवराव। छठे नंबर पर हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो पाँचवें नंबर जो माधवराव हैं, उनके किसके जगह पर आए थे? तो BL मित्रा के जगह पर आए थे। अच्छा, इन्होंने क्यों छोड़ा था? ये इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट तो भाई हम इस पर जो है कार्य करने के लिए असमर्थ हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम रही होंगी इनको। तो ये उनकी जगह पर माधव राव आए हैं, एन माधव राव। और टीटी कृष्णमाचारी किसके जगह पर आए हैं? DP खेतान के जगह पर। DP खेतान को भाई क्या हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आए हैं। अब आप लोग कैसे इन 6 जो अन्य सदस्य हैं, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो इनका नाम है, भाई याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये समझ लीजिए, ट्रिक ही बोल सकते हैं हम लोग। तो कैसे याद रखेंगे? इनमें सारे के सारे जो 6 सदस्य हैं, इनमें यानी कि भगवान जी का नाम आता है। कैसे? देखिए, पहले में जैसे कन्हैया, कन्हैया किनको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मतलब कन्हैया इनका नाम आ गया, मतलब कृष्ण जी का नाम आया है। दूसरे में फिर आ जाता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो यहाँ पर भी कृष्ण नाम आता है। और तीसरे नंबर पर सैयद जो होते हैं, वो सॉरी मोहम्मद जो होते हैं, वो भी मतलब मुस्लिम के उन्हें जो है मुस्लिम लोग उनको भगवान मानते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। और चौथे नंबर पर गोपाल स्वामी, गोपाल किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और पाँचवें नंबर पर माधव, वो भी कृष्ण भगवान को कहा जाता है। छठे नंबर पर कृष्णा, सीधा सीधा नाम रखा गया कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने दिया था? BN राव ने।
जिसमें 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि इसमें भाई 243 आर्टिकल होने चाहिए और 13 अनुसूची होनी चाहिए। तो इनका जो प्रारूप था, इसे एक्सेप्ट किया गया था। आप बोलेंगे नहीं एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये बॉक्स में बना हुआ है। ये डेट आप लोग जो है आप भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं इसे। आ जाते हैं भैया इसमें प्रारूप समिति का गठन में प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। और पहला प्रारूप यानी कि पहली रिपोर्ट कब आई थी? 21 फरवरी 1948 को आई थी। दूसरा प्रारूप जब आया था तो अक्टूबर 1948। इसकी डेट मुझे पता नहीं है, इसलिए मतलब कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं की है। और जैसे भी आगे हो जाए तो हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, या आप भी सर्च कर सकते हैं इसे। तो टोटल जो हुई थी 141 बैठक हुई थी, यानी कि मीटिंग्स कितनी हुई थी? 141 मीटिंग्स टोटल इसमें हुई थी। आगे आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम प्रारूप कब आया था। तो 4 नवंबर 1948 को इनकी अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें कुल संशोधन कितने किए गए थे? भाई इतनी सारी मीटिंग्स में संशोधन भी तो हुए होंगे ना, ये चीज़ें सही है ये गलत हैं। तो उसमें कुल संशोधन हुए थे 2473, यानी कि कितने हुए थे? 2473 संशोधन किए गए थे। और 17 अक्टूबर 1949 को भारत का संविधान जो है उसका नामकरण हुआ था। उसका नाम क्या दिया गया था? भारत का संविधान ही दिया गया था, उसका नाम है। अपने भारत का संविधान का क्या नाम है? तो भारत का संविधान ही उसका नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। थोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में छोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। मतलब चुनाव हुआ था उनका, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल से वो चुने गए थे संविधान सभा के लिए। किसकी जगह पर? वेस्ट बंगाल में ही जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पर उनको सीट दी गई थी। बाद में बम्बई की पूना सीट से चुने गए थे। बाद में क्या हुआ था? अच्छा, ये बाद में बम्बई की पूना सीट से क्यों चुने गए थे? भाई इनको तो पहले ही सीट मिल चुकी थी। तो बाद में क्या होता कि विभाजन के बाद जब जहाँ से ये वेस्ट बंगाल से जहाँ से मतलब खुलना वगैरह जो जगह थी इनकी, वो जो है पाकिस्तान के एरिया में आ रहा था। तो भाई पाकिस्तान के एरिया में आ रहा था तो इनका मतलब है कि भाई पाकिस्तान में ये संविधान बनाना चाहिए इन्हें। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसको उस सीट को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि विभाजन में वो पाकिस्तान की ओर चली गई थी सीट, वो मतलब जगह। तो बाद में जो है बम्बई की पूना सीट से चुने गए थे ये, उसकी वजह से। ठीक है, और बम्बई में त्यागपत्र किसने दिया? तो भाई किसी न किसी की तो सीट तो रही होगी ना उस टाइम में। तो वो सीट थी एमकर जयकर साहब की थी। उनकी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जो है चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। दूसरी समिति कौन सी है? शक्ति समिति। और तीसरी कौन है? संघीय संविधान समिति। चौथी है राज्यों से संबंधित समिति। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं इनके अध्यक्ष। अध्यक्ष आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अध्यक्ष से मतलब समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। आगे आ जाते हैं। पांचवी जो समिति थी नियम एवं प्रक्रिया समिति, यानी कि अब समिति में नियम और प्रक्रिया तो जरूरी है भाई, किसी भी चीज़ में नियम और प्रक्रिया जरूरी होती है। तो पांचवी कौन सी थी? नियम एवं प्रक्रिया समिति। और छठवीं थी संचालन समिति। तो इसके राजा कौन हुए? तो मतलब राजा का मतलब क्या? अध्यक्ष, यानी कि तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र किसे राजा को कहा जाता है। तो नियम और जो संचालन जो करेगा तो वो राजा ही करेगा ना। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और सातवीं समिति क्या कहती है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति। सातवीं जो समिति थी उसका नाम क्या रखा गया? मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। अब बहिष्कृत
क्षेत्र जो थे उसको परिभाषित कहाँ पर किया गया था? 1935 के एक्ट में किया गया था। बोला गया था कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है उसका महत्व होना चाहिए और उसे विशेष प्रशासनिक सुधार भी मतलब उस पर किया जाना चाहिए। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे इस समिति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, उनके साथ में दो सहयोगी मतलब उप समिति भी थी। कौन कौन सी उप समिति थी? तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। और दूसरा जो उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। आगे आ जाते हैं। आठवीं कौन थी? हमारी आठ सबसे बड़ी समिति थी। जो बड़ी समिति में 8 समितियां आती थी, तो आठवीं जो थी लास्ट जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं छोटी समितियों की। तो छोटी समिति में पहला जो नाम आता है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति आता है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब ध्वज की बात कर रहे हैं तो ध्वज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तिरंगे का जो हमारा रेशियो होता है, जो झंडा होता है उसका रेशियो क्या होता है कि 2:3 का होता है। यानी कि 2 जो है चौड़ाई होती है और लेंथ कितनी होती है? 3 होती है। तो 2/3 के रेशियो में हमारा झंडा होता है। अब अशोक चक्र इसमें कितने होते हैं भाई? अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती है? 24 तीलियां होती है। 24 तीलियों का मतलब 24 घंटे जो है के बारे में दर्शाता है, यानी कि 24 घंटे हमें कार्य करना चाहिए। ध्वज संहिता क्या होती है? ध्वज संहिता को 2002 में 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता आती है। और स्वीकारा कब जाता है इसे? ध्वज को कब स्वीकारा जाता है कि हमारा एक ध्वज होगा? यानी कि 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। बात करते हैं भाई झंडा फहराने की बात करते हैं। तो झंडा फहराने में पहले क्या होता था कि अब जो हम लोग क्या करते हैं कि अब जब जब भी चाहिए हम मर्ज़ी हमारी होती है तब हम झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले कुछ डेट हुआ करती थी, मतलब तभी झंडा फहरा सकते हैं आप। इससे पहले या बाद में आप नहीं फहरा सकते हैं। वो आपको वो तब जो है उतने राइट्स नहीं हुआ करते थे, आपके पास अधिकार नहीं हुआ करते थे भाई कभी भी चाहो तो आप झंडा फहरा सकते हो। तो उसके लिए एक केस आया था नवीन जिंदल का 22 सितंबर 1995 को। कहाँ पर होता है? दिल्ली हाई कोर्ट में होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना 23 फरवरी 2004 को एक स्टेटमेंट जारी करती है कि देश के नागरिक जब चाहें तब झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। ये किस लिए आता है भाई? ये कहता है कि हमारे राष्ट्रीय सम्मान में क्या आते हैं? 3 चीज़ आते हैं। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रगान नेशनल एंथम, और तीसरे नंबर पर आते हैं झंडा यानी कि फ्लैग। तो इन सम्मान की क्या होता है? जैसे झंडा क्या होता है कि अभी जैसे कि स्कूल वगैरह में झंडा वगैरह जब झंडारोहण होता है गणतंत्र दिवस और इस पे जो है इंडिपेंडेंस डे वगैरह पर, तो झंडा जो है सभी के बच्चों के हाथ पे होता है। तो क्या होता है कि पता लगा कि अगले दिन कोई दिखा देता है, जैसे बच्चे होते हैं तो वो उस टाइम में केयर नहीं करते हैं उतना झंडे वगैरह की, क्योंकि उनकी उनमें इतनी समझ नहीं होती है। अगर जैसे कोई समझदार व्यक्ति अगर झंडे का अपमान करता है तो उसके लिए एक एक्ट आता है कि झंडे के सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए एक अधिनियम 1971 आता है कि आप इसके तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो। यानी कि जैसे कूड़ेदान में मिल जाता है, कहीं 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 बच्चे जो होते हैं वो उनको नहीं पता होती तो वो आग वगैरह में जला देते हैं। तो ऐसे में जो है जो समझदार व्यक्ति यानी कि एडल्ट नागरिक होते हैं तो वो अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए एक रोकथाम अधिनियम 1971 है, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं ध्वजारोहण की। तो ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त 1947 को होता है, इंडिपेंडेंस डे पर। और कहाँ मनाया जाता है भाई? ध्वजारोहण कहाँ होता है? लाल किला नई दिल्ली में होता है। किसके द्वारा होता है? पीएम के द्वारा होता है। पहली बार ध्वजारोहण कहाँ पर मनाया गया था? तो प्रिंसेस पार्क में मनाया गया था ये।
और यहाँ पर शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। और किसने मनाया था? नेहरू जी ने मनाया था। अब मनाना तो था भाई इनको, किसको? माउंटबेटन को मनाना था। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, करीबन 5 लाख के आसपास भीड़ थी, जिसमें माउंटबेटन की जो बग्घी थी जिसमें से वो आ रहा था, भाई उसको तो आने ही नहीं दिया जहाँ तक। इसलिए क्या हुआ, उसने क्या किया कि दूर से ही सैल्यूट कर लिया। और नेहरू जी ने ध्वजारोहण करवाए थे। इस टाइम में पीएम हुआ करते थे नेहरू जी, तो उन्होंने ध्वजारोहण किया था। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को। अब ध्वज फहराना क्या होता है? ध्वजारोहण में क्या होता है दोस्त, जैसे कि रस्सी से बांधकर झंडे को ऊपर ले जाया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहते थे। और ध्वजा फहराना क्या होता है? वो 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे पर ध्वजा फहराया जाता है। कहाँ फहराया जाता है? कर्तव्य पथ पर। जो राजमार्ग, वो राजपथ हुआ करता था पहले, वो कर्तव्य पथ पर 2022 से कर्तव्य पथ इसका नाम दे दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा ये फहराया जाता है। फहराने में क्या होता है कि जैसे ध्वजा में जो है, झंडे में फूल बांधकर हम लोग पहले से ही वो ऊपर बंधा होता है, तो रस्सी के माध्यम से उसको नीचे लाकर, मतलब वो झंडे को खोला जाता है, फूलों की वर्षा जिस पे होती है, तो वो होता है ध्वजा फहराना। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा होता है ये? राष्ट्रपति साहब के द्वारा होता है। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसे पहले किंग्सवे बोला जाता है। जो कर्तव्य पथ था, पहले राजपथ, राजपथ से पहले किंग्सवे होता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे गणतंत्र दिवस पर कुछ अतिथि को बुलाते थे, यानी कि गेस्ट को बुलाते थे। कब की बात है? 1950 की बात है। तो उस टाइम में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्डो आए थे। पहले जो है गणतंत्र दिवस पर 1950 में, कहाँ के? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्डो को बुलाया गया था गेस्ट के रूप में। और दूसरे गणतंत्र दिवस, यानी कि 1951 की बात हो रही है, दूसरे गणतंत्र दिवस पर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, यानी कि गेस्ट के रूप में। और 1952 और 1953 में किसी को नहीं बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी को इसका आयोजन होता है। कौन होस्ट करता है? रक्षा मंत्रालय ये करता है। और 26 जनवरी से 29 जनवरी तक चलता है ये। 26 जनवरी को चलेगा, 27, 28 और 29 जनवरी को। 29 जनवरी को क्या होती है? सेरेमनी की एंड होता है। और 29 जनवरी को ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि परेड होता है, कहाँ से कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक परेड होता है ये। ठीक है, रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस सेक्टर जो होता है, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं इसमें आते हैं, वही सब जो है, ये सब आयोजन जो है करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? सदन समिति। सदन समिति कौन है? दूसरी से जो समिति है, छोटी समिति में सदन समिति है, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया होते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन समिति आती है? कार्य संबंधी समिति आती है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? के एम मुंशी साहब होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथी जो हमारी समिति होती है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति होती है। मतलब संविधान सभा के जो कार्य होते हैं उस पर एक समिति बनाई गई है, इसका नाम है संविधान सभा कार्यों पर समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीवी मावलंकर साहब होते हैं इसके अध्यक्ष। पांचवी समिति है वित्त एवं कर्मचारी, फाइनेंस जो होती है उसके लिए एक समिति बनाई, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं एस वरदाचारी। और सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एस वरदाचारी होते हैं। और 8वें नंबर पर है भाषाई प्रांत समिति, अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? एस के धर। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी संविधान सभा की समितियाँ, इनकी क्लास ये होती है ख़त्म। और यहीं से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो भी समितियाँ थी, जो इम्पोर्टेंट हमने 14 छोटी समितियाँ जो भी थी, उनमें जो इम्पोर्टेंट थी वो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ बाकी जो समिति के डिस्कस नहीं किया, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं।
इन्हीं सभी समितियों से आपके क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समितियाँ थीं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग कि जो भी चैनल पर आएँ भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही, सपोर्ट ही आपका जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग ज़रूर ये काम कर दिया करें दोस्तों। ये कोई कहने की बात नहीं होती, ये समझने की बात होती है अपने स्तर से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।